गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछले सप्ताह मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे अनुरोध किया था कि सर स्पोर्ट्स मेडिसिन पर कोई एक वीडियो बनाएं। तो आज हम 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of sports medicine in physical education which are very important for TGT, PGT, NET, JRF, DSSB and other state of physical education teacher exam पर चर्चा करेंगे। वीडियो के शुरू में ही एक अनुरोध है कि इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से विशेषता बनाए गए हैं कि उस प्रश्न का आंसर तो उस ऑप्शन में मिलेगा ही, साथ साथ उस ऑप्शन को यदि हम ध्यान से रखेंगे तो यदि कोई और प्रश्न भी उनसे पूछा जाता है तो उनका उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। एक विशेष अनुरोध वीडियो के प्रारंभ में अपने सभी छात्राओं से है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स मेडिसिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न स्पोर्ट्स मेडिसिन से पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ में भी बहुत सारे प्रश्न स्पोर्ट्स मेडिसिन से संबंधित आते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। हाउ डू स्पोर्ट्स इंजरी ऑकर? दिस इज द मोस्ट इजी प्रश्न और सामान्य नहीं आता है, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी के क्या कारण हैं वो हमें जानने चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज डेफिनेटली, यदि जानकारी कम है चाहे वो रूल की हो या तकनीक की हो तो चोट आ सकती है। ऑप्शन बी दिया है इनएडुकेट ट्रेनिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स। यस, यदि हमें ट्रेनिंग की टेक्निक की उपकरण अपर्याप्त है, अपर्याप्त जानकारी है तो भी चोटें आ सकती हैं। केयरलेसनेस, यदि हम लापरवाह हैं पार्टिसिपेशन के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान तो भी चोट आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, a work in which the amount of oxygen that body can supply is less than the amount necessary to perform the task is known as। किसी भी काम को करते समय ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर दो शब्द ऑक्सीजन एरोबिक और एनारोबिक वर्क के बारे में या एनारोबिक एरोबिक एक्टिविटी के बारे में इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है जितनी हमें चाहिए, तो इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे? एनारोबिक वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर तो ए है। एरोबिक वर्क क्या है? जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो वो सभी वर्क, वो सभी एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? एरोबिक। तो इस प्रकार इस एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्नों की तैयारी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मसल्स पुल ऑकर? मांसपेशियां क्यों खींचती हैं? ऑप्शन ए इनसफिशिएंट वार्म अप बिफोर द गेम। यदि वार्म अप प्रॉपर नहीं है तो जरूर मांसपेशी खींच सकती है, ये कारण सही है। यदि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिनरल डिफिशियंसी, ये भी एक कारण है। मांसपेशी तब भी खींच सकती है यदि हमारे शरीर में लवण की कमी है। मसल्स इम्बैलेंस, मांसपेशियों में असंतुलन है तो भी मांसपेशी खींच सकती है। तो अर्थात इस क्वेश्चन में हमने मांसपेशियां क्यों खींचती हैं उसके कारणों पर भी जानकारी हुई और इसका जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो डी है, ऑप्शन डी, यानी कि सभी उपरोक्त कारणों के कारण मांसपेशी खींच सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ द टोटल बॉडी टू यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी इज कॉल्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, टाइडल वॉल्यूम, बोथ और नन। इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा? ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा उत्पादन के लिए जो ऑक्सीजन की खपत की योग्यता है उसको ऑक्सीजन कंजप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेजरमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? किसी व्यक्ति की कार्डियोवास्कुलर क्षमता को मापन का सबसे बढ़िया और वैध जो मापन है वो क्या है? बॉडी वेट? बिल्कुल भी नहीं। पल्स रेट, यह है हार्ट रेट को मालूम करता है। VO2 मैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 6, टेनिस एल्बो कैन बी डेवलप्ड टू? ऑप्शन है ओनली टेनिस प्लेयर, बिल्कुल सही है, टेनिस प्लेयर को होती है एल्बो, टेनिस एल्बो इसी लग रहा है। ओनली बैडमिंटन प्लेयर, ये कह रहे हैं केवल बैडमिंटन प्लेयर को।
तो ऐसा भी नहीं है, बैडमिंटन प्लेयर को भी हो जाती है और टेनिस प्लेयर को भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी, यानी कि बोथ। बैडमिंटन और टेनिस दोनों प्लेयर को टेनिस एल्बो डेवलप हो जाती है, जो एक प्रकार की क्रॉनिक इंजरी है। व्हाट शुड बी द अप्लाइड व्हेन मसल्स पुल ऑकर, मांसपेशी खींची तो तुरंत आप क्या अप्लाई करेंगे? ऑप्शन ए दिया है आइस, ऑप्शन बी वार्म वाटर, ऑप्शन सी इंफ्रारेड लैम्प, ऑप्शन डी नॉन। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है ए, आइस लगाएंगे तुरंत। तो उसके बाद में जो रिहेबिलिटेशन है वहां तो वार्म वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड लैम्प भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु एट द स्पॉट वंस द मसल्स पुल ऑकर तो आप बर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आइस, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, work in which the amount of oxygen taken in and used by the body is sufficient to provide the energy necessary for the performance of task is called। पहले भी एक प्रश्न पूछा गया, उसमें क्या था? ऑक्सीजन की आपूर्ति कम थी जितनी हमें आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई काम कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी पर्याप्त है। तो इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे? एरोबिक वर्क कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 9, What is the immediate management of sprain, strain and tendon injury? ये सब इंजरी आ जाती है, तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? इंफ्रारेड लैम्प? बिल्कुल भी नहीं, ये तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आता है। यूज ऑफ हॉट वाटर? ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसी एनर्जी उत्पन्न हुई है और ज़्यादा इंजरी बढ़ जाएगी हॉट वाटर करेंगे। यूजिंग आइस पैक। सो आई थिंक सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज ऑड, यानी कि अलग कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें अलग कौन है? आप देखें, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, हॉट पैक और अल्ट्रासाउंड। यदि देखें तो शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव और अल्ट्रासाउंड क्या है? डायाथेर्मी के एक प्रकार है। हॉट पैक डायाथेर्मी का नहीं, थर्मोथेरेपी का एक प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, हॉट पैक अलग है, बाकी ए, बी और डी क्या है? ए टाइप ऑफ डायाथेर्मी। तो इस प्रश्न में आपको डायाथेर्मी के प्रकार, यानी शॉर्ट वेव क्या है? डायाथेर्मी। माइक्रोवेव क्या है? डायाथेर्मी। अल्ट्रासाउंड क्या है? डायाथेर्मी। हॉट पैक क्या है? थर्मोथेरेपी। इन प्रश्नों को भी आपको जानकारी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 11, क्रायोथेरेपी मीन्स, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या होता है? तो क्रायोथेरेपी का मतलब होता है ठंडी चिकित्सा, हिंदी में अगर कहते हैं तो हीट एप्लीकेशन, सिंपली ये ऑप्शन नहीं है। कोल्ड थेरेपी, डेफिनेटली, क्योंकि क्रायो का मतलब होता है ठंडी चिकित्सा। तो करेक्ट आंसर इज बी, कोल्ड थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेंडिनाइटिस? टेंडिनाइटिस से आप क्या समझते हैं? तो अगर वर्ड को ही देखें तो टेंडिनाइटिस क्या है? टेंडिन से संबंधित है। तो फ्रैक्चर क्या आएगा? बोन से। टायर्डनेस क्या होता है? बोथ और दोनों, या फिर डी ऑप्शन देखते हैं, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, यानी कि टेंडन में जलन होना, दर्द होना। क्वेश्चन नंबर 13, द मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ वेट एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में बी टर्म्ड एज, यानी कि जब मूवमेंट कर रहे हैं वजन के साथ में तो उनको किस प्रकार का मैनिपुलेशन कहेंगे? यानी कि ये रिहेबिलिटेशन में एक्सरसाइज कराई जाती है, रेजिस्टिव मैनिपुलेशन, असिस्टिव मैनिपुलेशन, पैसिव मैनिपुलेशन। तो वेट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी रेजिस्टिव मैनिपुलेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड यू डू व्हेन टेनिस एल्बो इज डेवलप? जब टेनिस एल्बो डेवलप हो जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए? टेनिस एल्बो क्या है? एक इंजरी है। कौन सी इंजरी? क्रॉनिक इंजरी। क्रॉनिक इंजरी का मतलब जो धीरे धीरे लंबे समय में डेवलप होती है। तो सब इसमें ऑप्शन ए है, स्टॉप प्लेइंग गेम, बिल्कुल कर देना चाहिए। यूज क्रैप बैंडेज, यूज ऑफ रिस्ट बैंड, नन। तो सबसे करेक्ट आंसर, सबसे राइट आंसर इसमें बैठेगा ए, स्टॉप द गेम, यानी कि रेस्ट लें और उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15, डायाथेर्मी, जैसे कि पहले भी बात हम कर चुके हैं। अल्ट्रासाउंड मेथड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी इज क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है? ठंडी चिकित्सा है, इसमें तो बर्फ का, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। थर्मोथेरेपी क्या है? गर्म और ठंडी चिकित्सा है, इसमें पानी के प्रकार का भी करते हैं। और इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी कि हेड, तो इसमें भी हीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायाथेर्मी और अल्ट्रासाउंड किसके अंदर में आएंगे? इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर में आएंगे। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15 इज सी।
क्वेश्चन नंबर 16, द हीट ट्रीटमेंट कैन हेल्प इन, किस किस में मदद करता है? इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, डेफिनेटली ब्लड फ्लो बढ़ाएगा उसे। रिलीविंग पेन, पेन में भी कम करता है। इंप्रूविंग द मोबिलिटी ऑफ टिश्यूज एज दे हील, जैसे जैसे वो ठीक होते हैं तो उनकी मोबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑल द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज ऑड, इनमें अलग कौन सा है? स्वीडिश मसाज, एरोमाथेरेपी, रेफ्लेक्सोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी। यदि हम देखें तो स्वीडिश मसाज, एरोमाथेरेपी और रेफ्लेक्सोलॉजी मसाज के ही प्रकार हैं, तो इनमें सबसे अलग क्या हुआ? डी, इलेक्ट्रोथेरेपी। ऑप्शन ए, बी, सी आर द टाइप्स ऑफ मसाज थेरेपी, सो द राइट आंसर इज डी। Question number 18, whirlpool and contrast bath are the method used for the treatment of injuries, यानी contrast bath का मतलब गर्म ठंडा पानी, और whirlpool किस ट्रीटमेंट के प्रकार हैं? क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी में हमने पहले बताया ठंडी चिकित्सा है। थर्मोथेरेपी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, था ठंडी और गर्म चिकित्सा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एरोमाथेरेपी मसाज यूजेज, एरोमाथेरेपी जैसे ऊपर बात की मसाज का एक प्रकार होता है। एसेंशियल ऑयल यानी खुशबूदार ऑयल, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट जेंटल प्रेशर, यस सॉफ्ट जेंटल प्रेशर भी इसमें डाला जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज बोथ द अबव, यानी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, द डायथेरेमी इज ए थेरापेटिक ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड फॉर, यानी कि जो डायथेरेमी है वो किस प्रकार की थेरापेटिक ट्रीटमेंट है, तो किस प्रकार की चोटों के लिए इसका प्रेस्क्राइब किया जाता है? लेसिलेशन, यानी कि लेसिलेशन मतलब होता है कट लग जाए, अर्थात डायथेरेमी उसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें भी इस्तेमाल नहीं की जाती। मसल्स एंड जॉइंट स्टिफनेस एंड इंजरी, हाँ इसमें इस्तेमाल की जाती है। जॉइंट और मांसपेशी की जब चोट होती है तो उसकी रिकवरी और उसके ट्रीटमेंट में डायथेरेमी इस्तेमाल की जाती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, इन क्रायोथेरेपी यानी ठंडी चिकित्सा, द वर्ड क्रायो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो उत्तर मिले कि क्रायोथेरेपी का जो उत्पत्ति है वो क्रायो नाम के शब्द से उत्पन्न हुआ और ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो क्रायो का अर्थ क्या है ग्रीक में, ये हमें इस प्रश्न में उत्तर देना है। आइस, क्रायो में ठंडा होता है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड नहीं आइस। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट भी फ्रीजर से संबंधित है। क्रायोस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन सी। ग्रीक के क्रायो वर्ड से क्रायो शब्द उत्पन्न हुआ है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हीट थेरेपी आल्सो नोन एज, यानी गर्म चिकित्सा, क्रायोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं। थर्मोथेरेपी, एलोपैथिक, टेलीपैथिक, सो द करेक्ट आंसर इज बी, थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी को गर्म चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। हाउ डू स्पोर्ट्स इंजरी ऑकर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, सो इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, इथाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन एथलेटिक्स एज ए मींस ऑफ ट्रीटमेंट इन, इथाइल क्लोराइड की एक स्प्रे है एक प्रकार से, तो एथलेटिक्स में जो चोटें लगती हैं उसका आपने देखा ग्राउंड पे इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका प्रभाव कैसा होता है? क्रायोथेरेपिक प्रभाव होता है यानी ठंडा प्रभाव होता है, या थर्मोथेरेपी ठंडा गर्म होता है, या इलेक्ट्रोथेरेपी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रायोथेरेपी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर इज ए, क्रायोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 25, थर्मोथेरेपी इंक्लूड्स, पहले ही मैंने बात पूर्व के प्रश्नों में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि थर्मोथेरेपी क्या है, गर्म ठंडी चिकित्सा होती है। तो इसका ऑप्शन है दिया हॉट क्लॉथ, यानी गर्म है। हॉट वाटर बॉटल, ये भी गर्म है। अल्ट्रासाउंड, इसमें भी हम हीट इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग पैड, इसमें भी हम हीट इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकोलेट्रल पैक, ये भी गर्म होते हैं। व्हर्लपूल बाथ, गर्म और ठंडा पानी होता है। all the above, so the right answer of question number 25 is all the above, अर्थात थर्मोथेरेपी के ये सभी प्रकार हैं। हॉट क्लॉथ, हॉट वाटर बॉटल, अल्ट्रासाउंड, हीटिंग पैड, हाइड्रोकोलेट्रल पैक और व्हर्लपूल is the type of thermotherapy, so the correct answer is D. क्वेश्चन नंबर 26, ए स्प्रेन ऑकर्स इन, मेरी वीडियो है स्प्रेन और स्ट्रेन स्पोर्ट्स इंजरी की, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने बताया था कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं
स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो मैंने उसमें मेथड बताया हुआ है कि स्प्रेन मीन्स द इंजरी ऑफ लिगामेंट और स्ट्रेन मीन्स उसके आगे मसल्स लगा दो स्ट्रेन, तो दैट इज द इंजरी ऑफ मसल्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ए, लिगामेंट। एन इनडायरेक्ट इंजरी इज, अप्रत्यक्ष इंजरी किसे कहते हैं? एन इंजरी दैट हैज ऑकर्ड एट द साइट ऑफ द इंपैक्ट और कॉज, जहां इंपैक्ट हुआ है, जहां सीधी सीधी चोट हुई है, यदि वहीं पर इंजरी आए तो उसे इनडायरेक्ट इंजरी कहेंगे? नहीं, ये तो डायरेक्ट इंजरी है। एन इंजरी दैट ऑकर एट ए रेफर्ड साइट फ्रॉम द इंपैक्ट कॉज, यदि चोट कहीं और लगती है लेकिन उसकी इंजरी कहीं और आती है, इंपैक्ट कहीं और लगता है और इंजरी कहीं और आती है, तो इस प्रकार की इंजरी को इनडायरेक्ट इंजरी कहते हैं। और ए ब्रेक इन द बोन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की इंजरी हो सकती है। None of these. So the correct answer of question number 27 is B. Question number 28. पहले वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट इंजरी पूछा है, तो ए डायरेक्ट इंजरी इज एन इंजरी दैट हैज ऑकर्ड एट द साइट ऑफ द इंपैक्ट और कॉज, जो जहां चोट लगी है वहीं पर, जहां पर इंपैक्ट हुआ है वहीं पर अगर इंजरी आती है तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट इंजरी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ए। क्वेश्चन नंबर 29. Soft tissue injuries are classified as injuries to which of the following? Soft tissue injury किसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं? आप देखेंगे बोन एंड टीथ, ये तो सॉफ्ट टिश्यू नहीं, हार्ड टिश्यू है। मसल्स एंड बोन, मसल्स सॉफ्ट टिश्यू है, बोन्स लेकिन हार्ड टिश्यू होगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। मसल्स एंड स्किन, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, दोनों की दोनों सॉफ्ट टिश्यू हैं, लेकिन इससे अगला ऑप्शन देखें, जल्दबाजी में इसीलिए चूज नहीं करना, ऑप्शन 4 भी देखना है, मैंने पहले बताया है। Muscles, ligament, tendon and skin, all these are soft tissues. So the correct answer of question number 29 is B. Question number 30. A strain occur in a, मैंने बताया था sprain means ligament injury और muscle strain means muscles injury. So the correct answer of this injury of question number 30 is C, muscles. Question number 31. The acronym RICER stand for, यानी RICER का अर्थ क्या है? रेस्ट, आइस, कंटूजन, तो कंटूजन अपने आप ही अलग आ गया, तो अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। रेफरल, आइस, कंप्रेशन, यदि देखें चोट लगे तो सबसे पहले रेफरल थोड़ी करेंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ प्राथमिक चिकित्सा देंगे, अर्थात ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। सी रेस्ट, यस, आई आइस, C compression, E elevation, or R referral. So the correct answer of question number 31 is C. Question number 32. Hard tissue injuries are classified as injuries to which of the following? हार्ड टिश्यू इंजरीज, तो हार्ड टिश्यू कौन कौन है? बोन एंड टीथ है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी एक बार देख लें कि कोई और तो ऑप्शन ज्यादा नियरेस्ट तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज A. Bone and teeth are the hard tissue injuries. A contusion is a region of injured tissue or skin in which blood capillaries have been ruptured. A cut in the skin, अर्थात contusion कट तो नहीं हो सकता। टाइप ऑफ ब्रोकन बोन, ये फ्रैक्चर में आएगा। ए रैप्चर्ड मसल्स, ये आपका मसल स्ट्रेन में आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज ए। क्वेश्चन नंबर 34. ए लेसरेशन इज ए, लेसरेशन क्या होता है? छिलना होता है। रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रैप्चर्ड। ए कट इन द स्किन, यानी कि शार्प किसी चीज से कट लगे, दैट इज कॉल्ड लेसरेशन। टाइप ऑफ ब्रोकन बोन और रैप्चर्ड मसल। सो द लेसरेशन, द राइट आंसर इज बी। 35. क्वेश्चन नंबर 35. द डिस्कलरेशन, यानी कि कलर बदल जाता है, नीला और काला पड़ जाता है, लाल, दैट ऑकर ड्यूरिंग द सॉफ्ट टिश्यू डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ नर्व डैमेज। क्या है? नर्व डैमेज के कारण होता है? नहीं। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड रीजन, यस, वहां पर क्या है, जहां चोट लगती है उधर ब्लड का फ्लो बढ़ता है, इसलिए शुरू में वो क्या होगा? रेडिश दिखाई देगा, और ग्रेजुअली जैसे जैसे डिसअपियर होगा तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू एंड ब्लैक। Sun exposure to the injured region, cell death in the injured region. So the correct answer of question number 35 is B. Increase blood flow to the injured region.
Question number 36. Which of the following is the mechanism of a contusion? बुर्साई, टेंडन इंजरी, नर्व इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ब्लड वेसल इंजरी। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स की इंजरी है, जिससे कंटूजन बनता है, जिसको गुम्मड़ कहते हैं आप साधारण भाषा में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज डी। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द कॉज ऑफ टेंडिनाइटिस? इन्फ्लेमेशन एंड माइक्रो टीयर्स इन द टेंडन। टेंडन की इंजरी है तो टेंडन में जलन होना और उसमें थोड़ी चोट होना। क्यों? क्योंकि क्रोनिक इंजरीज है। तो करेक्ट आंसर ए बैठता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। टीनी क्रैक इन द बोन, अर्थात ये हड्डी की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक हो ही नहीं सकता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। टोटल फ्रैक्चर ऑफ द टेंडन, जब टोटल फ्रैक्चर ऑफ टेंडन होता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री स्पेन के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर इज ए, इन्फ्लेमेशन एंड माइक्रो टीयर्स इन द टेंडन। क्वेश्चन नंबर 38. द ह्यूमरस एंड द रेडियस आर कनेक्टेड बाय, यानी ह्यूमरस और रेडियस दो अस्थियां हैं, दोनों किससे कनेक्टेड होती है? तो कंफ्यूजन नहीं होना, सिंपल सी बात है। जॉइंट को कौन जोड़कर रखता है? लिगामेंट, टेंडन या फेसिया? देखो टेंडन क्या है? जो मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या है? जोड़ पर पाया जाता है। तो इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर है और ए, यानी लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 39. द बाइसेप्स मसल्स एंड द रेडियस आर कनेक्टेड। इसमें एक मांसपेशी और एक हड्डी है, वो किससे जुड़ी हुई होती है? तो इसमें पर्टिकुलर पूछ लिया। और सिंपल सी बात है कि जब मांसपेशी हड्डी से जुड़ती है तो वो भाग क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि कहीं कुछ और तो नहीं पूछ लिया इसमें। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39 इज टेंडन, यानी बी। लास्ट क्वेश्चन 40. ए कॉमन कॉज ऑफ हील पेन, यानी कि जो आपकी एडी है, इन वॉकर और रनर इज टेंडेनाइटिस इन द, जो दौड़ने और भागने वाले हैं उसमें हील में पेन होने लगता है, तो वो किस कारण से होता है? उसको क्या कहते हैं? पैटेलर टेंडन। तो पैटेलर टेंडन कहाँ पाया जाएगा? पटेला में, तो हील में होता ही नहीं। बाइसेप्स टेंडन कहाँ पाया जाएगा? बाइसेप्स मसल्स में, तो वहां हील में बाइसेप्स मसल्स नहीं होती। एचएलएस टेंडन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 इज एचएलएस टेंडन, means option C. Thank you very much for watching this video. Please do like, share video and subscribe my YouTube channel. फिर मिलेंगे कल। मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपको शेयर करूंगा। आशा होगी उसके बाद आपको कोई और मोटिवेशनल स्पीच देखने को आवश्यकता नहीं होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि वो आजीवन आपको काम कर आए, क्योंकि हमारे जीवन में सुख दुख हार जीत, सफलता असफलता एक भाग है दिन रात की तरह। तो उससे संबंधित एक वीडियो मैं आज समय नहीं मिला, कल आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।